एडवांस कैलकुलस के चैप्टर नंबर हम 2 को कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 की भी हम फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की सेकंड एक्सरसाइज के लिए बेसिक थ्योरम, रोल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम? रोल्स थ्योरम। बच्चे अब 3 खास मीन वैल्यू थ्योरम हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। रोल्स थ्योरम, एक लैग्रांजी थ्योरम और एक काशी मीन वैल्यू थ्योरम। इन सभी को मीन वैल्यू थ्योरम्स कहा जाता है। तो देखिए रोल्स थ्योरम क्या कहती है। रोल्स थ्योरम, पहली अजम्पशन, मतलब कुछ अजम्पशन है और फिर उनके बाद कंक्लूजन। जैसे हमने डार्बोक्स थ्योरम के अंदर स्टडी किया, तो यहां भी पहली अजम्पशन क्या है? f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab। सेकंड, f इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ab। और तीसरी कंडीशन fa इक्वल टू fb। बच्चों डार्बोक्स थ्योरम की अजम्पशन 2 थी और यहां 3 अजम्पशन है। उसमें 2 अजम्पशन क्या थी मैं रिवाइज करवा देता हूं, आपको याद भी होंगी। f डेरिवेबल था क्लोज इंटरवल के ऊपर, मतलब ये पहली तो थी नहीं, ये कंडीशन थी वहां पर f इज डेरिवेबल लेकिन क्लोज इंटरवल के ऊपर। यहां छूट मिल गई है आपको, a और b के ऊपर डेरिवेबल नहीं होगा तो भी चलेगा, अंदर में डेरिवेबल होना चाहिए। बट साथ में इसी वजह से ये कंडीशन ऐड हो गई है कि f कंटिन्यूअस होना चाहिए फिर पूरे क्लोज इंटरवल के अंदर, मींस ए बी के ऊपर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन वहां थी एफ डैश ए और एफ डैश बी अपोजिट साइन के होने चाहिए, लेकिन यहां पर डैश की कंडीशन की बजाय सिंपल एफ की फंक्शन की कंडीशन है, मतलब फंक्शन की वैल्यू ए और बी के ऊपर इक्वल होनी चाहिए। तो एक चीज की हम गारंटी कर सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी क्या होगा? 0। वहां पर भी बच्चों कंक्लूजन यही था सेम, ए बी इंटरवल के अंदर ऐसा सी हम शो करते थे जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता था। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या है? वहां फंक्शन का ग्राफ टर्न लेता था। चलिए ग्राफिकली भी हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका प्रूफ आपको शो करता हूं। बच्चों फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस गिवन है क्लोज इंटरवल के ऊपर, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और जब क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमेशा वो बाउंडेड भी होता है, बाउंडेड भी होता है, बाउंडेड होगा एंड अटेन्स इट्स बाउंड्स, मतलब अपनी सबसे बड़ी वैल्यू भी उसकी उस इंटरवल में मिलेगी और सबसे छोटी वैल्यू भी आपको उस इंटरवल में मिलेगी, मतलब इसी इंटरवल में आपको सबसे बड़ी वैल्यू भी मिलेगी फंक्शन की और सबसे छोटी वैल्यू भी मिलेगी। ओके, सपोज मेरे पास इंटरवल ये है a से b। ओके, मान लिया मैंने लेट स्मॉल m दिस इज इन्फीमम ऑफ f, यानी कि फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, और ये आपको ए बी इंटरवल में कहीं ना कहीं मिलेगी। ओके, और मैंने मान लिया कैपिटल M इज सुप्रीमम ऑफ f, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जिसको सबसे बड़ा नंबर जिसको टेंड करती है दैट इज कैपिटल M, और सबसे छोटा नंबर जिसको टेंड करती है दैट इज स्मॉल m। चलिए हम पहले ही ये जिक्र कर चुके हैं कि फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी जरूर कहीं ना कहीं मिलेगी। सपोज वो एक ऐसा पॉइंट C हमें मिल गया और एक ऐसा पॉइंट D मिल गया जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। C के ऊपर मान लो फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है, लेट f एट C इज कैपिटल M एंड f एट D इज स्मॉल m। चलिए
अब मैं दो केस यहाँ से बना सकता हूँ कि जो सबसे बड़ी वैल्यू मिली है फंक्शन की और जो सबसे छोटी वैल्यू मिली है, ये दोनों इक्वल भी हो सकती हैं। इफ कैपिटल एम और स्मॉल एम इक्वल हो सकते हैं, इसको हमने केस 1 के रूप में ले लिया। हमें कहाँ बताई है इसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, कि फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी और सबसे छोटी इक्वल नहीं होंगी, इसलिए हम ये इक्वल का केस भी लेकर चलते हैं। ओके, तो बच्चों जब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू इक्वल हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट नहीं हो जाएगा क्या? भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू जब इक्वल हो गई तो फंक्शन तो कांस्टेंट है, और जब फंक्शन ही कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हर जगह क्या होगा? 0 होगा। पूरे इंटरवल में ही डेरिवेटिव 0 होगा। तो बच्चों हमारी तो मौज हो गई है। हमें तो इंटरवल के अंदर एक ही पॉइंट ऐसा ढूंढना था ए बी इंटरवल में जहां डेरिवेटिव 0 होगा, और ये तो सारी जगह ही डेरिवेटिव 0 हो गया है। इसका मतलब हमारा मकसद तो पूरा हो ही गया है। इसका मतलब कोई भी सी उठाओ अंदर से और आप कह सकते हो एफ डैश सी क्या होगा? 0 होगा। चलिए, हम यही तो दिखाना चाहते थे। केस नंबर अब हम लेते हैं 2, और इस केस में हमने ले लिया कैपिटल एम और स्मॉल एम इक्वल नहीं है। चलिए, अब फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू बी के ऊपर, ये दोनों तो इक्वल हैं। गिवन है ना बच्चों, ये तो गिवन है। एफ ए और एफ बी क्या है? इक्वल हैं। ओके, तो एक नंबर तो अपना ये है एफ ए, चाहे एफ बी ले लो या एफ ए ले लो, इक्वल है। तो एक नंबर तो ये है और 2 नंबर ये हैं, तो अपने पास 3 नंबर है ये, और ये 2 इक्वल नहीं है। तो हो भी सकता है कि एम एफ ए के इक्वल हो, या ये स्मॉल एम एफ ए के इक्वल हो, या ये दोनों ही एफ ए के इक्वल ना हो। तो ये ऐसी वैरायटी केस बन सकते हैं। तो उनमें से एक केस हमने ये ले लिया, मान लो ये एम एफ ए के इक्वल नहीं है। ये इसके इक्वल हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। एम एफ ए के इक्वल नहीं है। लेट एम इज नॉट इक्वल टू एफ ए। अब एफ ए के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एम एफ बी के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सेम नंबर हैं। ओके, अब सी के ऊपर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, हमें पहले ही मालूम है, एज एफ सी, वो तो सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और सी कहाँ है? ए और बी इंटरवल के अंदर होगा अब ऑटोमेटिक। देखिए, अब ऑटोमेटिकली ए और बी के अंदर होगा सी, क्योंकि अगर सी ए के इक्वल होगा तो फिर एफ ए और एफ सी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन एफ सी यानी कि एम और एफ ए तो अलग अलग है। ओके, अब ये सी बी के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि सी जब बी के इक्वल हो गया तो एफ सी यानी कि एम और एफ बी वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बट वो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए बच्चों ये जो सी होगा ये ए और बी के अंदर होगा, यानी कि सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, नेक्स्ट, अब सी के ऊपर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होने का मतलब क्या है कि सी से मैं थोड़ा सा अगर पीछे आता हूं, सी माइनस एच, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी किससे? जो यहां पर थी, क्योंकि यहां पर तो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं एफ ऑफ सी माइनस एच छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है एफ सी के। ओके, नेक्स्ट मैं लेफ्ट में ले आता हूं एफ सी को, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी लेस देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस एच से डिवाइड कर दो, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच लेस देन इक्वल टू 0। और अगर हम लिमिट भी ले लें एच टेंस टू 0, तो लिमिट भी शो कर लो। लिमिट एच टेंस टू 0 मीन्स जो ये आप शिफ्ट हुए हो ना, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए हैं, ये थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं, यानी कि एच टेंस टू 0, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या ये एफ फंक्शन का लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव नहीं बन गया? यानी कि दिस इज लेफ्ट हैंडेड, ऐसे लिख लो,
लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, और वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब मैं सिमिलरली एक चीज और प्रोसीड करता हूं, वो देखिए क्या, सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी थी, इसी का एक और फायदा मैं उठाऊंगा, इससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा, सी प्लस एच के ऊपर, वहां भी फंक्शन की वैल्यू यहां पे जो है उससे तो छोटी ही होगी, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू है। यानी कि मैं कह सकता हूं एफ ऑफ सी प्लस एच ग्रेटर देन, सॉरी, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू एफ सी। लेफ्ट में ले आओ ऐसे ही, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी लेस देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ h से डिवाइड भी कर लो, इधर भी, और लिमिट भी ले लो h टेंस टू 0, तो ये लिमिट भी ले ली h टेंस टू 0, एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई h लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या बन गया, राइट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ f एट c, वो क्या आया, वो भी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। बच्चों एक छोटी सी भूल चूक सुधार करता हूं मैं यहाँ पर, देखिए ये चीज लेस देन इक्वल टू 0 थी ना मेरे पास, अब दोनों साइड माइनस h से डिवाइड किया था, तो बच्चों जब माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो ये इनइक्वलिटी की ना डायरेक्शन बदल जाती है, तो ये साइन आ जाएगा, ये इसके लिए वेरी सॉरी, तो ये मेरे पास ये साइन चल रहा है। ओके, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव पॉजिटिव या 0 है, यानी कि नॉन नेगेटिव है, और राइट हैंडेड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 है। लेकिन फंक्शन तो बच्चों गिवन है, फंक्शन तो डेरिवेबल है अंदर सारी जगह, तो इसका मतलब सी के ऊपर भी डेरिवेबल है, सी के ऊपर डेरिवेबल है तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों इक्वल किसके हो सकते हैं, फिर इक्वल टू 0 ही हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल इनको करना चाहते हो तो इक्वल टू 0 की ही पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हो, एट पॉइंट सी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ एफ, और किसके इक्वल, 0 के इक्वल होगा, यानी कि एफ डैश सी क्या होगा, 0। जब लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब तो उसका डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यही हम प्रूव करना चाहते थे, ऐसा सी ही तो हम ढूंढना चाहते थे ए बी इंटरवल के अंदर, जहां पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों ये था इसका प्रूफ। अब हम इसकी ज्योमेट्रिकल फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो देख लेते हैं। ये मेरे पास इंटरवल है ए बी, गिवन है, एक तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है का मतलब कोई ब्रेक नहीं है, दूसरा डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब कोई खड़ा मोड़ नहीं है, राइट, जैसे ये ऐसे कोई कोना नहीं बनता है। तो फिर हमें प्रूव करना है, अच्छा ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, चलो मान लो ए के ऊपर ये इतनी वैल्यू है और इतनी ही बी के ऊपर है, यानी कि यहां से ग्राफ गुजरेगा तो फिर यहां से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर कितने ही आप मोड दे सकते हैं, लेकिन यहां से पास करना है इसको। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि जरूर एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा सी अंदर में जहां पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश सी 0 होने का भाव आपको मालूम है, फंक्शन का ग्राफ रोटेट होगा, राइट, जैसे उसके अंदर टर्न आएगा तो ये आ गया। तो बच्चों ये एक मिल गया कि नहीं, एक मिल गया C1, हमें तो एक ही शो करना था, ऐसे तो कई मिलेंगे इसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ये मिल गया है C2, एक यहाँ पर मिल गया है C3 और एक यहाँ C4, तो इसमें 4 ऐसे पॉइंट मिल गए हैं जहां फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है और स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 का मतलब होता है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ टेंजेंट देखोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो होंगी ये, तो ऐसा एक नहीं 4 पॉइंट मिल गए, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा। ये है थ्योरम का प्रूफ और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, अब इससे रिलेटेड हम एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं उठाता हूं सबसे पहले, प्रूव दैट रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन।
जैसे मान लो मैंने ये फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो ये इंटरवल मिल गया, ये फंक्शन मिल गया, हमें प्रूव करना है रोल्स थ्योरम होल्ड्स, मतलब रोल्स थ्योरम लग जाएगी इस फंक्शन के ऊपर और इस इंटरवल के लिए। तो रोल्स थ्योरम कब लग जाती है ये आपको मालूम है, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो रोल्स थ्योरम लग जाएगी। तो 3 कंडीशन कौन सी, पहली कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, दूसरी तो यानी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए 2 3 पे, ये फंक्शन 2 3 के ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल होना चाहिए, और तीसरा 2 और 3 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। बस ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो समझो रोल्स थ्योरम लग जाएगी, और बस इतना ही आपको प्रूव करना है कि रोल्स थ्योरम लग जाएगी। चलिए बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें हमें कोई लंबी चौड़ी बात प्रूव नहीं करनी है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इंटरवल है अपना 2 से 3 तक का। तो बच्चों पहली बात तो क्लियर है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब सीधा लिखना है आपको, एफ एक्स लिखना है ऐसे, एज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल सो इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल 2 to 3। दूसरी बात ये भी ऑब्वियस है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा डेरिवेबल भी होते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं प्रूव करना। तो ये ऐसे लिखोगे, दिस इज पॉलिनोमियल सो दिस इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2 से 3। क्लोज में भी है लेकिन ओपन चाहिए हमें, तो ये ओपन में डेरिवेबल हो गया। और तीसरी बात वो हम चेक कर लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 पे और 3 पे इक्वल आनी चाहिए। 2 पे क्या आई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, ठीक है, ये कितना आया, 0 आ गया। और ऐसे ही 3 के ऊपर देखिए, 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आए चाहे कुछ भी आए, इक्वल आने चाहिए, इक्वल तो आ ही गई, यानी कि f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 3, ठीक है। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट ऑल, ये ऐसे लिखेंगे, हेंस ऑल द नेसेसरी कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है। सो रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड ऑन दिस फंक्शन। तो ये था फंक्शन हमारा और ये इंटरवल। तो फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, और पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। और f2 और f3 दोनों पे वैल्यू कैलकुलेट की, 0 0 आई और दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। बस हमें यही शो करना था। तो इस तरह से बच्चों ये पहले एग्जाम्पल के अगले पार्ट्स में भी ऐसे ही रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल प्रूव करना है। चलिए अब आगे एक एग्जाम्पल आता है, उसमें एप्लीकेबिलिटी ही चेक नहीं करनी है, उसमें करना है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो बच्चों इन दोनों बातों में अंतर है, एक तो सिर्फ एप्लीकेबिलिटी चेक करना, भाई रोल्स थ्योरम लग सकती है कि नहीं, तो सिर्फ ये बता दिया कि रोल्स थ्योरम लग सकती है। लेकिन वेरीफाई रोल्स थ्योरम, इसका मतलब क्या है, ये कहने का भाव ये है कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाए और एक इंटरवल दे दिया जाए, तो आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि रोल्स थ्योरम का रिजल्ट जो है वो अप्लाई भी होगा और वो जो रिजल्ट है वो करेक्ट रिजल्ट है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम मीन्स रोल्स थ्योरम जो बताती है वो सही बताती है, रोल्स थ्योरम का जो रिजल्ट है वो करेक्ट रिजल्ट है, वो बात आपको यहाँ वेरीफाई करनी है। ओके, अपने को जो फंक्शन गिवन है सेकंड एग्जांपल में वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए रेज टू पावर एम एक्स माइनस बी रेज टू पावर एन, और इंटरवल है ए बी का, ए से बी। एम और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एम और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 5 6 ऐसे कोई भी नंबर है। तो हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। तो हमें तीनों कंडीशन पहले चेक करेंगे, तीनों कंडीशन अगर सही फिट बैठती, इस फंक्शन के लिए पहले तो हम तीनों कंडीशन चेक करेंगे। रोल्स थ्योरम की नेसेसरी कंडीशन जो है वो पहले तो फुलफिल होनी चाहिए,
और अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो हम शो करेंगे कि ऐसा सी मिल जाएगा ए बी इंटरवल के अंदर। वैसे तो रोल्स थ्योरम कहती है कि ऐसा सी मिल जाएगा, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास करके नहीं चल रहे हैं। अब हमें उसको वेरीफाई करना है कि वो जो कहती है कि एक सी मिल जाएगा वो बात सही है कि नहीं। हम ऐसा सी सर्च करेंगे या इंटरवल के अंदर। ओके, तो मैं चेक करता हूं पहली कंडीशन कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। ओके बच्चों, ये पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल की बात की हमने, इसको खोलोगे, इसको खोल दोगे, प्रोडक्ट खोल दोगे तो ये एक पॉलिनोमियल बनेगा। पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ एक्स इज क्लियरली कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी। अब मैं f का डेरिवेटिव और निकाल लेता हूं। फर्स्ट एज इट इज x माइनस ए रेस्ट पावर m, इसका डेरिवेटिव करो n इंटू एक्स माइनस बी की पावर n माइनस वन प्लस m आगे x माइनस ए रेस्ट पावर m माइनस वन, एक्स माइनस बी रेस्ट टू पावर n एज इट इज रहेगा। इसमें से कुछ पार्ट कॉमन है वो आप बाहर निकाल लो, जो अंदर बचेगा वो क्या होगा। देखिए पहले x माइनस ए की पावर m माइनस वन दोनों में है तो ये बाहर निकाल लो। x माइनस बी की पावर n माइनस वन दोनों में है, ये भी बाहर निकाल लो। अंदर बचेगा n इंटू एक्स माइनस ए तो यहां पर, और प्लस m इंटू एक्स माइनस बी अगले में बचेगा। f डैश x आ गया मेरे पास। अब इसको देखोगे तो ये भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी पूरे ओपन इंटरवल के अंदर। क्लियरली दिस एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल ए बी। क्या आपको लगता है ए और बी के बीच में कोई पॉइंट मैं इसमें रखूं x की जगह तो ये वैल्यू इन्फिनिटी बन जाए, एग्जिस्ट ना करे? ऐसा नहीं होगा, यानी कि क्लियरली दिस एग्जिस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल के अंदर। ओके, तीसरी कंडीशन मैं चेक करता हूं, f की वैल्यू a के ऊपर क्या आएगी वो चेक करते हैं। बच्चों फंक्शन में x की जगह a रखो तो a माइनस ए की पावर m इंटू ए माइनस बी की पावर n, ये क्या आया 0। ऐसे ही एफ बी देखोगे तो b माइनस ए की पावर m, b माइनस बी की पावर n, ये भी क्या हो गया 0 क्योंकि ये 0 है। यानी कि एफ ए और एफ बी 0 आ गई। रोल्स थ्योरम के लिए तीनों जरूरी कंडीशन होल्ड कर रही हैं। तो अगर वेरीफाई नहीं करना होता तो हम सीधा ही लिख देते भाई रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक सी मिल जाएगा, लेकिन अब हम वेरीफाई कर रहे हैं थ्योरम को, इसलिए हम ऐसा सी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं 1 मिनट के लिए एफ डैश सी 0 ले लेता हूं, मतलब ए बी इंटरवल के अंदर सी ढूंढना है अपने को। मान लिया मैंने ऐसा कोई सी है। ओके, तो अभी मैं सी को मान के चला हूं जहां एफ डैश सी क्या है 0, तो मैं सी की वैल्यू कैलकुलेट करके देखूंगा वो सी की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो इस इंटरवल के अंदर आ गई तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम की बात सही है, मींस रोल्स थ्योरम का रिजल्ट सही है। और अगर इससे बाहर गई तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम ने तो गलत बात बताई है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला बच्चों, क्योंकि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो जो सी यहाँ से निकलेगा गारंटी है वो इसके अंदर ही मिलेगा, लेकिन हमें इस बात को प्रूव करना है। ओके, तो एफ डैश के अंदर एक्स की जगह सी रख दो। हमने अभी अभी एफ डैश निकाला था, एफ डैश एक्स, इसी में एक्स की जगह मैं सी रख रहा हूं, तो सी माइनस ए की पावर एम माइनस वन, सी माइनस ए की पावर एम माइनस वन इंटू सी माइनस बी की पावर एन माइनस वन इंटू एन इंटू सी माइनस ए, एन इंटू सी माइनस ए प्लस एन इंटू प्लस एम इंटू सी माइनस बी, एम इंटू सी माइनस बी, ये। और इसको ये अपनाया एफ डैश सी, और इसको किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल रखना है। तो बच्चों ये पार्ट तो 0 में ले जाओ, यहाँ से सॉरी ठीक है, यहाँ पर बच्चों 3 टुकड़े बने हुए, एक टुकड़ा, एक ये और एक ये, और तीनों की प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो या तो ये 0 ऐसे लिखोगे, या ये 0 या ये 0। तो एक बार मैंने c माइनस ए की पावर m माइनस वन को 0 लिया, तो यहाँ से c माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू क्या आई a।
और एक बार फिर दूसरे को लिया c माइनस बी की पावर n माइनस 1 को 0, इसका मतलब c इक्वल टू बी, और तीसरे को 0 लिया n इंटू सी माइनस ए प्लस m इंटू सी माइनस बी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी बच्चों वो ये होगी m इंटू बी प्लस n इंटू ए बटे m प्लस n, ये हमारे पास c की वैल्यू आई। ओके, तो बच्चों जो ये वैल्यू आई है, क्लियरली दिस वैल्यू ऑफ c लाई बिटवीन द ओपन इंटरवल a एंड b, यही हम शो करना चाहते थे। ऐसा c इंटरवल के अंदर मिल जाएगा जहां f डैश c क्या होगा, 0 होगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसे ही वेरीफाई करने की बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx इक्वल टू साइन 2x। तो इसमें क्या किया बच्चों, इंटरवल गिवन है 0 से 2 π/2। ठीक उन्हीं स्टेप्स में पहले हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और f की वैल्यू a और b के ऊपर इक्वल प्रूव कर रहे हैं, और उसके बाद फिर f डैश c को 0 रखा, 0 रख के यहाँ से c की वैल्यू आई। तो इसी स्टेप्स में ये कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 तक ये सारी प्रॉब्लम इसी प्रकार की ही हैं। आज का लेक्चर इतना ही। जितनी प्रॉब्लम बच्चों आप कर सकते हैं होमवर्क के तौर पे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, कंसेप्ट के ऊपर पकड़ आपकी बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद।